तो आज हम लोग अब पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 2 फेडरलिज्म। क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 2 फेडरलिज्म में हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया में फेडरलिज्म कैसे वर्क करता है या फिर यहाँ पे क्या प्रोसेस है फेडरलिज्म का, सारा चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। या फिर हम लोग इसको कहेंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मेन चीज़ है तो ध्यान देना है। कहा जाता है बेल्जियम और श्रीलंका को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। बेल्जियम और श्रीलंका को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वहाँ के डाइवर्सिटी कारण। वैसा ही कुछ कंडीशन इंडिया का भी रहा, वैसा ही कुछ कंडीशन क्या रहा, इंडिया का भी रहा। यहाँ ये कंट्री भी बड़ा है, यहाँ पे भी बहुत तरह के लोग हैं। फिर आगे दिया है कि बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे रिलीजन के लोग बहुत सारे एरिया में रहते थे, अलग अलग भाषा बोलते थे। सब में के बीच में पावर शेयरिंग कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन था कि व्हाट आर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री। मतलब ये अरेंजमेंट कैसे किया जाएगा, किसको क्या पावर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिया है आज़ादी के बाद, फ्रीडम के बाद ही भारत में क्या हुआ ना कि जितना भी राजा का क्षेत्र था जिसपे कि राजा रूल कर रहा था, प्रिंसली स्टेट, उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसली स्टेट। हिंदी में रजवाड़ा कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसली स्टेट, ठीक है। तो यही दिया है यहाँ पे, देखिएगा। इंडिया had emerged an independent nation after a painful and bloody partition. Soon after independence, several princely states became a part of country. बहुत सारा राजवाड़ा जो था वो क्या कंट्री का पार्ट बनने के लिए तैयार हो गया। बहुत सारा राज्य जो था जिसमें कि राजा रूल कर रहा था। The constitution declared India as a union of state. कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिक्लेयर करता है कि इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों का एक समूह है, राज्यों का एक संघ है। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन। इंडिया में फेडरेशन वर्ड का यूज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को लिखने के लिए फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं किया गया। लेकिन इंडियन यूनियन जो है, भारतीय संघ जो है, या फिर हम लोग बोले कि यूनियन, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स जो कहा गया है, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाया गया है, वो किस प्रिंसिपल पे बनाया गया, वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे ही बनाया गया है ना। क्योंकि आप लोग को ध्यान में होगा तो भारत में भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है और साथ में लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट हम लोग किसको कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट में आता है पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, ये सब जो आता है, ये सब हम लोग के देश का लोकल गवर्नमेंट में आता है, ठीक है। आगे अब बढ़ते हैं। हम लोग कुछ फीचर्स के बारे में पढ़े थे, उसका डिस्कस किया है। उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है आगे बढ़ने पे कि संविधान में दो, तो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में, हम लोग के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशनली, एक मिनट, वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हम लोग फीचर ऊपर देखे थे, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भी अप्लाई होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन originally provided for a two-tier system of government. The union, or we call that central government, representing the Union of India and the state governments, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड a two-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह के से गवर्नमेंट सिस्टम, गवर्नमेंट का बात किया गया, टू टीयर, दो लेवल पे गवर्नमेंट का बात किया गया। पहला है यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा है, यूनियन गवर्नमेंट को ही हम लोग कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आगे फिर बढ़ते हैं। लेटर थर्ड टीयर,
बट कुछ समय बाद a third tier of federalism was added in the form of पंचायत and municipalities. इंडिया में दो टीयर में काम करता था कॉन्स्टिट्यूशन में। शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, दो टीयर में दो लेवल पे गवर्नमेंट का बात किया गया था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन बाद में इसको जोड़ा गया, फेडरलिज्म में तीसरे तरह के भी गवर्नमेंट को जोड़ा गया, जिसका नाम था पंचायत, जिसमें आता था पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है, आगे इसमें दिया गया है एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स इंजॉय सेपरेट जुडिकेशन। ये लोकसभा के सभी के, ये जो तीनों के तीनों तरह या डिफरेंट अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो होते हैं, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज को याद रखिएगा हमेशा लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसको कहा जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये पहला होता है यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा को हम लोग कहते हैं स्टेट, ये तीसरा को हम लोग कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स एंजॉय सेपरेट जुडिकेशन, मतलब हर किसी के पास अपना सेपरेट जुडिकेशन है, सभी के पास अपना अपना अधिकार क्षेत्र। जुडिकेशन का मतलब सबको लिमिटेशन दिया हुआ है कि हाँ आपके पास ये पावर है, आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन आप इतना दूर ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया है? द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड थ्री-fold distribution legislative powers between the union governments and the state government। कॉन्स्टिट्यूशन पावर को डिवाइड किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर, लेजिस्लेटिव के पावर को डिवाइड किया गया है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के मामले, स्टेट गवर्नमेंट में। यहाँ पे लेजिस्लेटिव का मतलब क्या हो गया? कानून बनाने के संबंध में कानून बनाने का जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको दोनों के बीच में बांटा गया, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जिसको कि हम लोग जानते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और तीसरा है करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या होता है? यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाता है पूरे कंट्री के लिए, होल कंट्री के लिए कानून बनाता है, और वो पूरे कंट्री पे एक साथ अप्लाई होता है। स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है? स्टेट अपने लिए, अपनी उसको कुछ सब्जेक्ट मिला हुआ है, वो अपने लिए अपने स्टेट के लिए ही सिर्फ कानून बनाता है, जो कि उसके स्टेट पे ही सिर्फ लागू होता है। और कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है? कंकरेंट लिस्ट में वैसा बात होता है, वैसा सब्जेक्ट होता है जिसपे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल के कानून बनाता है। दोनों मिल के जब कानून बनाता है तब कहा जाता है उसको कंकरेंट लिस्ट। अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ क्या लिखता है, यूनियन लिस्ट में दिस लिस्ट सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसमें क्या लिखा गया? नेशनल। यूनियन लिस्ट में लिखा गया कि यूनियन लिस्ट में वैसे सब्जेक्ट को रखा गया, कानून बनाने वाले वैसे सब्जेक्ट को रखा गया है जिसमें कि नेशनल इंपॉर्टेंस को ध्यान दिया जाए, ऑन विच ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्स लॉ। और इसमें पावर किसके पास पावर है कानून बनाने का? सेंट्रल गवर्नमेंट। सम ऑफ दीज आर डिफेंस पे, ये जो देखिए एग्जाम्पल दिया है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग एंड करेंसी, ये सब क्या है? ये सब सब्जेक्ट जो है यूनियन लिस्ट में आता है। ये सब्जेक्ट, ये जो 4 सब्जेक्ट दिया है, ये चारों सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में आता है, जिसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही कानून बनाने का अधिकार है। देखिए यहाँ पे यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। They are included in the list because we need a uniform policy। हम लोग को ऐसा क्यों कानून चाहिए? हम लोग, अब ये बात आता है कि यूनियन लिस्ट का हम लोग को क्यों जरूरत है, तो दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट बिकॉज वी नीड, हम लोग को ये जरूरी है, अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर थ्रू आउट द कंट्री। एक ऐसा हम लोग को पॉलिसी चाहिए, एक ऐसा कानून चाहिए जो कि पूरे कंट्री पे एक साथ लागू होता हो और सभी कंट्री के हर पार्ट में एक ही जैसा इसको वैल्यू दिया जाए। जैसे कि अगर बोला जाता है कि स्टेट बैंक आपको इंटरेस्ट देगा 10%, एग्जाम्पल के तौर पे 10% आपके मनी पे, आप जो पैसा डिपॉजिट करते हो उस पर 10% इंटरेस्ट देगा, तो जरूरी नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट मुंबई में वो 10% दे रहा है और वो कलकत्ता में 10% नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या बैंकिंग भी था, तो बैंकिंग के मैटर में क्या हो गया कि बैंकिंग के मैटर में
बोला कि इंटरेस्ट जो होगा वो पूरे कंट्री पे एक जैसा रखेगा। कोई भी बैंक जो होगा वो अपना जो भी इंटरेस्ट सेट करेगा वो पूरे कंट्री पे एक साथ अप्लाई होगा और एक सभी के लिए एक जैसा होगा। उसी तरह से अगर करेंसी का बात करें तो ऐसा नहीं है कि करेंसी में कि आपके हमारे किसी स्टेट में 10 रुपए का नोट चल रहा है और किसी दूसरे स्टेट में वही 10 रुपए का नोट नहीं चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। हर जगह उसको यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल रखा गया है, हर जगह उसका वैल्यू सेम होगा। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग दिस सब्जेक्ट मेंशन इन यूनियन। यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है इन सभी सब्जेक्ट पे कानून बनाने का। स्टेट लिस्ट में क्या आता है? स्टेट लिस्ट कंटेंट सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज। स्टेट लिस्ट के पास होता है क्या? वो स्टेट के विषय में कानून बना सकता है स्टेट के लिए। और लोकल इंपॉर्टेंस, लोकल में क्या जरूरी है उसके हिसाब से वो कानून बना सकता है। उसके एग्जाम्पल के तौर पे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, इन सभी सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? स्टेट लिस्ट को। स्टेट गवर्नमेंट का जो पुलिस होता है वो अपने लिए, अपने गवर्नमेंट के पुलिस के लिए वो अपना खुद का कानून बना सकती है। फिर दिया स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट्स alone can make the state governments alone can make laws relating to the subjects mentioned in the स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट दिया गया है उस पर सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा कानून? उस पर सिर्फ और सिर्फ बनाएगा कानून स्टेट गवर्नमेंट ही। अब कंकरेंट लिस्ट का बात करते हैं। कंकरेंट लिस्ट में दिया है including subjects of common interest or to both the union government as well as the state government such as education, forest, trade। ये जो हुआ इन सभी सब्जेक्ट पे जैसे कि दिया हुआ है यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल के इस पे काम करेगा, दोनों मिल के इसके लिए कानून बनाएगा। कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होगा उस पर दोनों मिल के कानून बनाएगा। जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन है, मैरिज है, एडॉप्टेशन है एंड सक्सेशन है। बोथ द यूनियन एंड एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट। इन दोनों पे कौन कानून बनाएगा? इस सब्जेक्ट पे, इन दोनों सब्जेक्ट्स पे बनाएगा। कानून बनाने का अधिकार है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के बनाएगा। इफ देयर लॉज कन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, अगर दोनों कानून बनाया और दोनों एक दूसरे के कानून से सहमत नहीं है तो उस केस में क्या होता है? द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। तो ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है यूनियन गवर्नमेंट को। मतलब दोनों मिलके कानून बनाने का सोचा। बात बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एजुकेशन के मैटर पे कानून बनाने का सोचा, लेकिन दोनों को एक दूसरे का बात पसंद नहीं आ रहा। इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बनाया हुआ कानून ही पास किया जाएगा, उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे कि कानून बनाने का अधिकार अभी तक पता नहीं किसको दिया गया। इसके हिसाब से स्टेट लिस्ट, स्टेट यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इन सभी की लिस्ट आने के बाद कुछ ऐसा सब्जेक्ट आया है जिसमें कि अभी तक ये फिक्स नहीं किया गया किसको किसमें दिया जाए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स टू डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ थ्री लिस्ट। वैसा सब्जेक्ट जो कि इन तीनों में से किसी में नहीं आता है उस पर कौन कानून बनाएगा? और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसा जो सब्जेक्ट है इस पर कौन कानून बनाएगा? इसके बारे में लिखता है आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेटिव ऑन द डिसिडरी सब्जेक्ट। जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, जो बचा हुआ जो कि सब्जेक्ट बांटा गया यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में सब सब्जेक्ट को डाला गया। उसके बाद जो सब्जेक्ट बच गए स्टेट लिस्ट को देने के बाद, कंकरेंट लिस्ट में रखने के बाद, यूनियन लिस्ट में रखने के बाद जो सब्जेक्ट बच गए उस पर भी कानून बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट को ही होगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी जो हम लोग बात किए थे जम्मू कश्मीर के बारे में, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, यहाँ पे लिखता है We noted above the most federation that are formed by holding together do not give equal power to its constitution unit. Thus, all states in Union do not have identical power. Some states enjoy। बोल रहा है इंडिया में जो सभी स्टेट्स हैं सभी के पास सभी के पास इक्वल पावर नहीं है। कुछ के पास ज़्यादा पावर है, कुछ के पास कम पावर है। इंडिया में ऐसा स्टेट्स है। ठीक है, Some states enjoy special power।
स्पेशल स्टेटस, इसके एग्जांपल में दिया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में क्या देता है? जम्मू कश्मीर हैज़ इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू कश्मीर के पास अपना अलग संविधान है। मेनी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली। ये ध्यान रखिएगा, ये जो बात हो गया ये पास्ट हो गया है, ये आपको कॉपी में लिखना है। ये आपका जीके हो गया, ये जो चीज़ है ये आपका जीके हो गया, ये पास्ट हो गया है, ये हिस्ट्री बन गया है। जम्मू कश्मीर के बारे में ये हिस्ट्री बन गया कि जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था। अब आप लोग को जानना है कि जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान नहीं था। ये आप लोग पिछला बीता हुआ बात बताया जा रहा है कि सही समझिए। तो यहाँ पे बताया जम्मू कश्मीर में वहाँ पे अपना उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। कॉन्स्टिट्यूशन अलग होने के बाद भी वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट जो है इंडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल। वहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कानून कुछ प्रोविजन जो वहाँ पे अप्लाई नहीं होता था। स्टेट जो है अगर उसको अप्लीकेबल कराना है तो स्टेट असेंबली का मीटिंग होता था। उसमें ये बात को अप्रूवल मिलने के बाद कि हाँ इंडियन, जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताए थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ प्रोविजन को अगर वहाँ पे फॉलो करना है तो उसके लिए जम्मू कश्मीर में स्टेट असेंबली होता था। स्टेट असेंबली का मीटिंग होता था। मीटिंग के दौरान ये बात अगर अप्रूव कर दिया जाता था कि हाँ ठीक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये वाला प्रोविजन हमारे स्टेट में भी लागू होता है, तो उसको आगे फॉलो किया जाता था, वरना नहीं किया जाता था। ठीक है, इसी में कुछ पावर देखिए दिया हुआ है। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बाय लैंड ए हाउस हेयर। ठीक है, यहाँ पे बात बोल ही दिया, बता खूब समझ में नहीं आ रहा है। ये बात पहले से ही पता होगा कि जम्मू कश्मीर में लोगों को ज़मीन खरीदने का या मकान खरीदने का, जो वहाँ के नागरिक नहीं हैं उनको वहाँ का ज़मीन या मकान खरीदने का अधिकार नहीं है। वहाँ पे वो जाके ज़मीन या मकान नहीं खरीद सकते हैं। बोल रहा है भारत में, इंडिया में कुछ ऐसा और भी जगह है जहाँ पे कि ऐसा प्रोविज़न विशेष अधिकार, स्पेशल स्टेटस उसको मिला हुआ है, स्पेशल प्रोविज़न उसको मिला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच इंजॉय वेरी लिटिल पावर। दीज आर एरिया विच आर टू स्मॉल टू बिकम टू इंडिपेंडेंट स्टेट। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कोई भी कंट्री स्टेट कैसे बनता है। कोई भी आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में फिलहाल तो आप लोग यहाँ पे बताया जा रहा है यूनियन टेरिटरीज के बारे में बोल रहा है कि इंडियन यूनियन में कुछ ऐसा, देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच इंजॉय वेरी लिटिल पावर। कुछ ऐसा यूनिट है जो कि बहुत ही कम पावर को इंजॉय करता है। इंडिया का कुछ ऐसा पार्ट है। दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम टू एन इंडिपेंडेंट। ये कुछ ऐसा एरिया है जो कि इतना छोटा है कि वो अपने आप को आज़ाद कहने नहीं कर सकता है, अपना आज़ादी घोषित नहीं कर सकता, अपना अलग राज्य नहीं बना सकता, क्योंकि अलग राज्य बनाने के लिए उसका साइज भी बड़ा होना जरूरी है। लेकिन वो साइज में बहुत छोटा है, इसलिए वो अपना आपको अलग राज्य नहीं बना सकता। बट विच कुड नॉट बी मर्ज्ड विथ एनी अदर एग्जिस्टिंग स्टेट्स। लेकिन वो किसी दूसरे एग्जिस्टिंग स्टेट्स के साथ भी जाके नहीं मिलता है। दीज एरिया लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। मतलब यूनियन टेरिटरीज के बारे में आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आना चाहिए, यूनियन टेरिटरीज कैसे बनता है। यूनियन टेरिटरीज में बनने का नियम होता है कि उसका यूनियन टेरिटरीज तभी बनाया जाता है जब उसका साइज छोटा हो। ठीक है, चूंकि वो साइज छोटा है तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बना सकता, वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होगा उतना। तो उस स्टेज में क्या होता है कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट भी मानना चाहता है और एक स्टेट भी रहना चाहता है, तो वो दूसरे के साथ मर्ज भी नहीं करता। मतलब एक यूनियन टेरिटरी जो होता है, दिल्ली का बाय एरिया देखा जाए तो वो साइज में छोटा है, बाय एरिया वो छोटा है, लेकिन वो अपने आप को वो अपने हिसाब से अपने आप को अलग राज्यों के मुकाबले अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है और दूसरे राज्यों में जाके मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। तब ऐसे स्टेट्स को कहा गया है यूनियन टेरिटरीज। दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव टू पावर ऑफ स्टेट्स। इन टेरिटरीज के पास अपने स्टेट्स जैसा पावर नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड स्पेशल पावर टू रन
दीज एरिया, इन एरियाज में इन सभी जगह पे स्पेशल पावर मिला हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि इन सभी जगहों पे द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर जो रन दिस एरिया, इन सभी जगहों पे शासन चलाने के लिए भी केंद्र सरकार या फिर राज्य यूनियन गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ स्पेशल पावर है कि ये जो यूनियन टेरिटरीज है उस पर डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। इनडायरेक्ट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। वहाँ भी सीएम होते हैं, दिल्ली में भी सीएम है ना। तो कुछ जगह है ऐसा यूनियन टेरिटरी जिसमें कि सीएम होते हैं, सीएम पोस्ट है, लेकिन वो पावर किसके पास रहता है? वो पावर रहता है, मेन पावर रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिया गया है कि इट इज नॉट इजी टू मेक चेंजेस। यहाँ पे लिखता है दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, पावर शेयरिंग किया गया यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इट इज नॉट ईजी टू चेंज टू मेक चेंजेस इन टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो पावर शेयरिंग किया गया है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, इसको चेंज करना इतना आसान नहीं है। द पार्लियामेंट कंट्रोल ऑन इट्स ऑन चेंज दिस अरेंजमेंट। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन चेंज दिस अरेंजमेंट। पार्लियामेंट भी सिर्फ वो चेंजेस इसमें नहीं ला सकता, पार्लियामेंट भी ये चेंजेस नहीं ला सकता है। एनी चेंजेस टू दिस टू हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड by both of the houses of parliament with the at least 2/3 majority. Then it has to be ratified by the legislature of at least half of total states. देखिए, बोला जा रहा है यूनियन लिस्ट या फिर यूनियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर का डिवीजन किया गया है, पावर को जो बांटा गया है, पावर शेयरिंग किया गया है, इसमें चेंजेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट या यूनियन गवर्नमेंट नहीं कर सकता है। इसको चेंजेस लाने के लिए पहले तो लोकसभा और राज्यसभा, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ये 2/3 से ये बिल पास होना चाहिए। जो भी बिल आएगा वो 2/3 से पास होना चाहिए, किसी भी तरह का जो चेंजेस लाना है। उसके बाद इंडिया में जो टोटल स्टेट्स हैं, इंडिया में जैसे मान लेते हैं टोटल स्टेट्स 28 है, तो 28 में 14 स्टेट्स जो है वो इसके सपोर्ट में होना चाहिए कि हाँ ठीक है ये चेंजेस आप कर सकते हैं। अगर 14 स्टेट्स में 13 स्टेट्स भी चेंजेस को अप्रूव नहीं करता है कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, तो वो अप्रूव नहीं होगा। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी बिल पावर शेयरिंग में चेंजेस करने के लिए नहीं हो सकता है। लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद इंडिया में टोटल स्टेट्स जो हैं, टोटल स्टेट्स के जितने भी लेजिस्लेचर्स हैं, उनका जो टोटल संख्या, उनका हाफ लोग भी उनको सपोर्ट करना होगा, उस बिल को सपोर्ट करना होगा, तभी वो इस तरह का चेंजेस कर पाएंगे, वरना वो इस तरह का चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बारे में एक चीज़ और था, मिल जाए तो बता देते हैं। लोग पढ़ रहे हैं कंकरेंट लिस्ट। मिल तो नहीं रहा है। ठीक है, कभी मिलेगा तो कोई नेक्स्ट वीडियो में उसको भी बता देंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। हाँ देखिए, मिला है को, इसमें लिखता है इसमें जो दिया गया है, हालांकि वो आपको पढ़ना तो नहीं है, ये भारतीय भवन की बुक से है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। जैसे कि दिया है कि कोई दो स्टेट असेंबली, दो स्टेट का स्टेट असेंबली अगर ये अप्रूव कर दे अपने अपने स्टेट्स में कि इस सब्जेक्ट पे, जैसे कि एजुकेशन है, जैसे कि मान लें पुलिस है, पुलिस के बारे में स्टेट लिस्ट में है 2 स्टेट, मान लेते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश और बिहार का जो स्टेट असेंबली है विधानसभा, वो दोनों अगर ये अपने अपने स्टेट असेंबली में एक बिल लाए कि पुलिस का जो पावर है, पुलिस के बारे में जो कानून बनाने का अधिकार है, ये अधिकार अब से दिया जाता है, ये अधिकार अब से दिया जाता है पार्लियामेंट को। और अगर ये बिल दोनों विधानसभा में पास हो जाता है कि हाँ, आपसे पुलिस के बारे में जो भी अधिकार है, वो जो भी कानून बनाने का अधिकार है, ये स्टेट असेंबली के पास चला जाएगा। अगर ऐसा कोई कानून पास हो जाता है 2 स्टेट से या 2 से ज़्यादा, तो वो स्टेट लिस्ट, वो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से हट के वो चला जाएगा सीधा और सीधा यूनियन लिस्ट में। देखिए यहाँ लिखता है, यदि 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं यह प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची के अंतर्गत किसी भी विषय पर सांसद कानून बनाए, तो सांसद उस विषय पर कानून बना सकती है। मतलब कोई 2 स्टेट का असेंबली कोई बिल पास कर दे किसी स्टेट सब्जेक्ट पे, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे, कि हाँ अब इस सब्जेक्ट की लिस्ट पे अब कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको दे रहे हैं हम चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट पे कानून बनाएगा स्टेट यूनियन गवर्नमेंट बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, तो वो स्टेट लिस्ट से निकल के चला जाएगा इसके पास, स्टेट लिस्ट से चला जाएगा वो यूनियन लिस्ट के पास, कंकरेंट लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा है, द जुडिशरी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंसल्टिंग प्रोविजन एंड प्रोसीड्योर्स। बोल रहा है कि जो जुडिशरी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी प्रोविज़न है ये सही तरीक़ा से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सही तरीक़ा से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए सबसे बेस्ट रोल कौन प्ले करता है? जुडिशरी। आपको पहले भी पता होगा कि एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी ये 3 पार्ट होता है। ये तीनों पार्ट में एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे पे नज़र रखता है, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे के काम पे नज़र रखता है, कंट्रोल रखता है। लेकिन जुडिशरी क्या है? जुडिशरी इंडिया का इंडिपेंडेंट है। इंडियन जुडिशरी क्या है? वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के टच में नहीं है या किसी तरह के प्रेशर में काम नहीं करता है। तो वो अपने हिसाब से सारा देखते रहता है लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव का काम, ताकि किसी भी तरह का कोई गड़बड़ नहीं हो, सभी तरीके से कानून को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, जो भी लॉ बनाया गया। लिखा गया, शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालात में फैसला उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में होता है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट कैन मेक डिसीजंस। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर दोनों में पावर को लेके, पावर डिवीजन को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है, बहस होता है, विवाद होता है, तो उसको सुलझाने का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करेगा। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू पावर टू रेज रिसोर्स बाय लेविंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन टू ईच अदर देम। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये बात पहले भी पॉइंट्स में दिया हुआ है, जो फीचर दिया गया तो उसमें था कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो अपने हिसाब से टैक्स को बढ़ा और घटा सकता है, अपना खर्च, अपने गवर्नमेंट को चलाने के लिए, खर्च निकालने के लिए, या गवर्नमेंट का जो खर्च है, या फिर वहाँ पे लोकल पीपल के इंटरेस्ट के काम के लिए वो अपना खर्च के लिए वो टैक्स बढ़ा सकता है। जैसे ये लिखा है इसके बारे में, सरकार चलाने, यहाँ पे देखिएगा, क्या लिखा है, सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करने के लिए जरूरी राजस्व टैक्स की उगाही, टैक्स को बढ़ाना या घटाना के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। मतलब केंद्र सरकार चाहे तो अपना टैक्स बढ़ा सकता है, घटा सकता है, राज्य सरकार भी उसी तरह से अपना टैक्स बढ़ा सकता है या घटा सकता है, रिसोर्स को जमा करने के लिए, रिसोर्स को स्टोर करने के लिए वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं हम लोग, इसमें कुछ ऐसा छोटा है। चलिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर पूछिएगा।